हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस। और अभी तक हम जान चुके हैं फंक्शंस के बारे में, रेंज और डोमेन के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ रियल फंक्शंस देखे थे, उनके ग्राफ देखे थे, उनकी रेंज और डोमेन देखी थी। आज उन्हीं सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन, गिव रीजंस, if it is a function find domain and range। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो किसी रिलेशन को फंक्शंस होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सेट ए के एलिमेंट की सेट बी के अंदर केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। या फिर मैं यू बोल सकता हूं कि जितने भी ऑर्डर पेयर्स है उनका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट यानी 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 सभी अलग अलग है। तो केवल इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि ये रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन है तो हमें इसकी रेंज और डोमेन बतानी पड़ेगी। डोमेन क्या होती है? ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट डोमेन कहलाता है। तो डोमेन क्या होगी? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ठीक है, रेंज की बात करें तो जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं यानी 1, रेंज के अंदर केवल एक एलिमेंट है 1, वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो रेंज में मुझे मुझे मिलेगा एक सिंगलटन सेट, यानी वो सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, सभी एलिमेंट्स अलग अलग है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो मैं बोल सकता हूं कि एक फंक्शन है। ठीक है, डोमेन और रेंज देख लेते हैं इसकी। तो डोमेन के सेट के अंदर आएंगे नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, रेंज की बात करें तो जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगी इस फंक्शन की रेंज। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पहला एलिमेंट है 1, सेकंड ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नहीं है तो रेंज और डोमेन की बात भी नहीं है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें यहाँ पर दो फंक्शंस गिवन है, एक है माइनस ऑफ मॉड एक्स और दूसरा है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट में मेरे पास है माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो सबसे पहले तो हम मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। पहले भी बताया कि एफ एक्स दो स्टेटमेंट्स देता है। जब x मोर देन इक्वल टू 0 हो, यानी x 0 या उससे बड़ा हो, तब हमें ये फंक्शन वैल्यू देता है पॉजिटिव ऑफ x। जब x नेगेटिव हो तब हमें वैल्यू देता है फंक्शन नेगेटिव ऑफ x। ठीक है, इसको अलग से डब्बे में लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन हमें क्या गिवन है? माइनस ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या बनेगी?
मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। जब x मोर देन इक्वल टू 0 होगा और जब x नेगेटिव होगा। ठीक है, तो mod x की डेफिनेशन क्या थी ये, अब उसके हिसाब से चलते हैं। जब x मोर देन इक्वल टू 0 होगा तब फंक्शन वैल्यू देता है हमें, मॉड फंक्शन हमें वैल्यू देता है पॉजिटिव ऑफ x, यानी यहां मैं लिखूंगा पॉजिटिव ऑफ x। जब x नेगेटिव होता है तब फंक्शन मुझे वैल्यू देता है माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x। माइनस मैंने पहले आगे लगा दिया क्योंकि फंक्शन में गिवन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या स्टेटमेंट मिलती है फाइनल में, मुझे फाइनल स्टेटमेंट मिलती है कि जब x मोर देन इक्वल 0 होगा तब फंक्शन वैल्यू देगा हमें माइनस एक्स की, और जब x लेस देन 0 होगा तब फंक्शन हमें वैल्यू देगा x। ठीक है, अब इस चीज को ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव x के लिए हम देखते हैं। ठीक है, जब x मोर देन इक्वल टू 0, तो मान लेता हूं x की वैल्यू है 1। ठीक है, पॉजिटिव ऑफ 1, तो उस केस के लिए मैं स्टेटमेंट यूज करूंगा ऊपर वाली, है ना। जब x पॉजिटिव होगा तब ये स्टेटमेंट यूज करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो fx मुझे वैल्यू देगा -1। ठीक है, यानी 1 के लिए वैल्यू होगी -1, जो कि यहाँ पर लाई करती है। उसके बाद अगर मैं 2 पुट करता हूं तब भी मैं यही स्टेटमेंट यूज करूंगा और मेरे को fx वैल्यू देगा -2, 2 के लिए -2। ठीक है, इसी तरह से 3 के लिए -3। अब नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू चूज करता हूं -1, तो मुझे ये स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, और अगर -1 मैं यूज करता हूं तो fx मुझे क्या वैल्यू देगा, -1। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो fx मुझे -1 मिलेगा, मतलब -1 के लिए मुझे fx वैल्यू दे रहा है -1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ -2 रखूंगा तो fx हो जाएगा -2 के इक्वल, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 0 के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करूंगा, 0 के अंदर मेरे को क्या मिलेगा, फंक्शन 0, एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे यहाँ। ठीक है, तो ग्राफ क्या बना, कुछ इस तरह से। ठीक है, उल्टा भी। तो अगर इतना समझ आ गया है तो रेंज और डोमेन देख लेते हैं फटाफट। डोमेन क्या होगी, x की सभी वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, यानी ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू डालूंगा फंक्शन डिफाइंड होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज की बात करें अगर, तो ये पूरा ग्राफ x एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक है, यानी नेगेटिव रियल नंबर शामिल होंगे और उसी के साथ 0 भी शामिल होगा। ठीक है ना, 0 पर भी डिफाइंड है, मतलब फंक्शन 0 वैल्यू भी दे रहा है। तो मैं इसे इंटरवल्स की फॉर्म में लिख देता हूं, -इंफिनिटी से शुरू होगा, तो मैं लिख सकता हूं ओपन इंटरवल में -इंफिनिटी, और कहां तक जा रहा है, 0 तक। 0 पर आकर मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये हुई रेंज और डोमेन इस फंक्शन की, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे रब कर देता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है √9 - x²। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा
क्योंकि इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के अंदर हम तीन चीजें यूज करने वाले हैं। एक हम यूज करेंगे इंटरवल्स का, दूसरा हम यूज करेंगे इनइक्वालिटीज का, तीसरा हम इन इनइक्वालिटीज में से कैसे रेंज और डोमेन को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या जानना चाहते थे? डोमेन। और डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जिन पर ये फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन के डिफाइन होने का क्या मतलब है कि x की वो वैल्यूज जिन पर ये फंक्शन हमें रियल वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने रियल वैल्यूज ही पढ़ी हैं, इसके अलावा क्या हो सकती हैं? इसके अलावा होती हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी वैल्यूज। और वो कौन सी होती है? जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली अंडर रूट -1 को बोला जाता है इमेजिनरी यूनिट और इसे डिनोट किया जाता है आयोटा से। ठीक है, वैसे इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। फिलहाल इतना जान लो कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए डोमेन। डोमेन का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमें रियल वैल्यूज कब देगा? जब भी एक टर्म जो है 9 - x² पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहां से हमें एक कंडीशन मिल गई कि 9 - x² शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ -9 कर देता हूं मैं, तो यहां बना x² और यहां रह गया -9। -1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां रह गया x², साइन हो गया चेंज और यहां रह गया 9। उसके बाद हमें क्या मिला? x इज लेस देन इक्वल टू प्लस एंड -3। ठीक है, इस चीज को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। और ये है 0। तो आप देखेंगे जब भी -3 से हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे, यहां से कोई इस पोर्शन में से कोई भी नंबर उठाकर अगर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगी नेगेटिव वैल्यू, यानी फंक्शन हमें देगा इमेजिनरी नंबर। वो हमें चाहिए नहीं, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इस वजह से इस पोर्शन को मैं लिखूंगा माइनस साइन से। फिर -3 से 3 के बीच में मैं चेक करूंगा, कोई नंबर ले लेता हूं जैसे -1 या 1 या फिर 0। कोई भी नंबर पुट करूंगा तो ये फंक्शन मुझे रियल वैल्यूज देगा। तो इस पोर्शन के लिए मैं साइन यूज करूंगा पॉजिटिव का, और पॉजिटिव को 3 से आगे मैं जाऊंगा राइट हैंड साइड में, कोई नंबर ले लेता हूं जैसे नंबर 4, वो पुट करूंगा तो फिर से मुझे इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो इस पोर्शन को मैं डिनोट करूंगा माइनस साइन से। तो जो पोर्शन पॉजिटिव है वो है इस फंक्शन की डोमेन। तो डोमेन क्या है? इंटरवल्स का यूज करेंगे। डोमेन -3 से 3 के बीच में तो है ही, हम चेक कर चुके हैं -1, 1 और 0 पुट करके। -3 और 3 हो सकती है, अगर 3 और -3 पुट करते हैं तो फंक्शन मुझे वैल्यू देता है 0, और 0 एक रियल नंबर है। ठीक है, तो डोमेन के अंदर -3 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो -3 और 3 इंक्लूड होगा और उनके बीच के सभी नंबर्स इंक्लूड होंगे। तो ये तो हुई डोमेन। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो अब रेंज देख लेते हैं। तो रेंज के अंदर मैं सबसे पहले तो fx को लिखूंगा एज बाय
तो फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, y इक्वल √9 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्केलिंग करूंगा, फिर एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में। तो ऐसा मैंने किया क्यों? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे चाहिए था एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों चाहिए था? वो इसलिए चाहिए था ताकि मैं जो डोमेन की कंडीशन है, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 के साथ इसे सेटिस्फाई करवा सकूं। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर क्या है, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डोमेन के हिसाब से कि 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब दोनों तरफ -9 कर देता हूं, तो मेरे पास बचता है वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास क्या मिला, y इज मोर देन इक्वल टू 0। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया, और फिर जब मैंने अंडर रूट किया तो मेरे पास ये आया। ठीक है, इस चीज को भी मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पर है 0 और y बोल रहा है कि y इज मोर देन इक्वल टू 0, यानी 0 इंक्लूड है और उससे आगे है। ठीक है, तो क्या y की वैल्यूज इंफिनिटी तक जाएगी 0 से शुरू होकर? देख लेते हैं। देखो डोमेन जो है वो -3 से 3 के अंदर है, यानी x की वैल्यू -3 से 3 के बीच होनी चाहिए। तो y की वैल्यू भी लिमिटेड होगी, ठीक है ना, इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक और कंडीशन होनी चाहिए y को लिमिट करने के लिए। ठीक है, तो वो कंडीशन देखते हैं। वो कंडीशन होगी एक्स स्क्वायर। यहां पर एक कंडीशन हमने ली थी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, इससे हमने ये सेटिस्फाई करवा दिया। और दूसरा हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी एक्स स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज, एक और कंडीशन लगाकर देख लेता हूं। यहां पर मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये था ना। इसके बाद ही हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की थी यहां पर। ठीक है, और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ -9 से को ऐड कर दिया, यहाँ से 9 गायब हो गया और यहाँ पर -9 आ गया। अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो क्या बनता है मेरे पास, वाई स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 9, और फाइनली मेरे पास क्या आएगा, y इज लेस देन इक्वल टू +-3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -3 है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ किया था, -3 से 3 के बीच में हमें हमारी रेंज है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब था कि y शुड बी इन बिटवीन -3 and 3, यही मतलब था ना इसका। तो इसका मतलब ये है कि रेंज -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो हमारे पास दो कंडीशन थी, दोनों अप्लाई की। हमें पता चला जो y है 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन से पता चला कि y -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है।
तो फाइनली हमारे पास रेंज क्या आई? फाइनली हमारे पास रेंज वो आई जो कॉमन है। ये इंटरसेक्टेड जो पार्ट है ये होगा डोमेन, ओ सॉरी रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होगी फाइनली? 0 इंक्लूड होगा? हाँ होगा। तो 0 से शुरू करते हैं, उसके बाद 3 इंक्लूड होगा? हाँ होगा। तो 3 पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी फंक्शन की रेंज। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स equals 2x minus 5, write down the value of f0, f7 and f minus 3। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए f0 का मतलब क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू फंक्शन के अंदर हमें 0 पुट करनी है। ठीक है, यानी फंक्शन हमारे पास है अगर ये, तो फिर f0 क्या होगा? x की जगह हम 0 पुट करेंगे, -5 gives us -5। ठीक है, उसी तरह से सेकंड देख लेते हैं। f7 क्या देगा? 7 देगा, 7 जो 14 और 14 में से 5 गए, आ गया 9। पूरा लिख देता हूँ, 2 इंटू 7 -5 = 9। ठीक है, उसी तरह से थर्ड देख लेते हैं। f of -3, 2 इंटू -3 -5, 6 -6 and -5 is -11। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by 9c/5 plus 32। और हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। तो c की डिफरेंट वैल्यू पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं, c को 0 पुट करते हैं, तो t0 क्या होगा? +32 gives us 32। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, c की जगह रखेंगे हम 28, यानी c 28 की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 28/5 प्लस 32। तो 8 9 72, 2 7, 9 2 18 और 7 25। ठीक है, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 5 15 16, 160/5। तो फाइनल जवाब क्या मिला? 412/5। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं फटाफट। c की वैल्यू -10 पुट करनी है, तो 9 इंटू -10/5 प्लस 32। तो यहाँ पर 5 से हम सिंपली कट कर सकते हैं 2, तो 9 2 18, यानी -18 प्लस 32 कितना होगा? देख लेते हैं।
18 गया तो कितना बचा, 12 और 13 और 14, ठीक है। अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल्स 212, यानी हमें क्या गिवन है, हमें इसकी वैल्यू गिवन है, वो है 212, और हमें बतानी है सी की वैल्यू। तो 32 इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, और 21 में से 3 गया, कितना बचा, 18, 9 को नीचे लेकर आएंगे और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 2 पर गया, 20 पर चला गया ये, और 25 जा 100, ठीक है। तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। तो फिफ्थ और फाइनल क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें 3 फंक्शंस दिए गए हैं और तीनों फंक्शंस की हमें रेंज बतानी है, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का देखते हैं। तो फर्स्ट में हमें फंक्शन गिवन है 2 - 3x where x belongs to set of real numbers and x is more than 0, ठीक है। तो हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हम सबसे पहले x की कंडीशन लेकर चलते हैं। कंडीशन दिया है कि x इज मोर देन 0, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम कन्वर्ट करेंगे फंक्शन के अंदर। वो कैसे, यहां पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -3, तो मैं -3 मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा -3x, माइनस मल्टीप्लाई किया है तो साइन चेंज हो जाएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -3 तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा 2 - 3x < 0, और 2 - 3x क्या है, हमारा फंक्शन। तो फंक्शन इज < 0। तो अब मुझे रेंज बतानी है इस फंक्शन की, तो मैं कैसे लिखूंगा इंटरवल्स में कि जो f(x) है वो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो -∞ से 0 तक हो सकता है, -∞ के आगे लगाऊंगा मैं ओपन इंटरवल, और 0 के आगे लगाऊंगा मैं ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 को हमने इंक्लूड नहीं करना है, 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई रेंज फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फंक्शन x² + 2, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। तो जब भी x² लिखा होगा तो यहां से हमें एक कंडीशन मिल गई कि जो x² होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, ठीक है। अब इस कंडीशन से हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बनाना है फंक्शन, तो x² + 2 कर दूंगा यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2, ठीक है। और ये क्या है हमारा फंक्शन, विच इज मोर देन इक्वल्स 2, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चला रेंज कि f(x) 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यानी 2 तो होना चाहिए, तो मैं क्लोज इंटरवल यूज करूंगा, और उससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा कितना भी हो सकता है, तो जाएगा इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी के आगे हम यूज करते हैं ओपन इंटरवल। तो ये हुई रेंज सेकंड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है f(x) = x, ये तो वही आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन की जो रेंज और डोमेन होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई अगर x है तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, और इसकी सिंपली रेंज क्या होती है,
सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन देता है हमें, ओरिजिन से पास करता है और एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो ये हुए सभी 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज से, और तब तक के लिए थैंक यू।